टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में फिर से स्वागत है। आज एक बिग टॉपिक लेके आया हूं मैं, कंप्लीट गुणक। जितना भी गुणक के बारे में आप जानना चाहते हैं वो संपूर्ण टॉपिक इसी में है। गुणक का अर्थ क्या होता है, गुणक और एमपीसी में क्या संबंध होता है, गुणक और एमपीएस में क्या संबंध होता है, और संपूर्ण गुणक प्रक्रिया तालिका की सहायता से भी समझाऊंगा गुणक प्रक्रिया और चित्र की सहायता से भी। तालिका की सहायता से हम जब समझाएंगे तो हम दो प्रकार से उसका संतुलन निकालेंगे, इक्विलिब्रियम निकालेंगे। एक तो आप गुणक का जो संबंध है एमपीसी और एमपीएस के आधार पर जानते ही है, लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर वे में मैथमेटिक्स के अनुसार किस तरह से गुणक प्रक्रिया खत्म होती है, कैसे उसका कंप्लीट डिटेल आती है, एंड में आंसर कैसे आता है, वो भी मैं मैथमेटिक्स के अनुसार आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं इस बिग टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है गुणक का अर्थ, गुणक तथा एमपीसी व एमपीएस में संबंध और गुणक प्रक्रिया। चलते हैं आगे। सबसे पहले गुणक का अर्थ देखते हैं। गुणक को निवेश गुणक या उत्पादन गुणक भी कहते हैं। आप इस चीज को क्लियर कर लें, गुणक को ही निवेश गुणक या उत्पादन गुणक भी कहा जाता है, क्योंकि उत्पादन क्या होती है, आय के बराबर होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है उत्पादन गुणक। निवेश में परिवर्तन के कारण, किसमें, निवेश में परिवर्तन, तो निवेश में परिवर्तन को हम गणित में कैसे लिखेंगे, डेल्टा आई, इसे कहते हैं निवेश में परिवर्तन। निवेश में परिवर्तन के कारण राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन, तो राष्ट्रीय आय में परिवर्तन को गणित में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से डेल्टा वाई, ठीक है, होने वाले परिवर्तन के अनुपात को। तो देखिए क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, निवेश में परिवर्तन के कारण, तो गुणक बराबर हुआ हमारा डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, अर्थात निवेश, ये आई मतलब इन्वेस्टमेंट, निवेश में परिवर्तन के कारण राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को ही गुणक कहा जाता है। गुणक का फिर ये सूत्र और है, आय में परिवर्तन या उत्पादन में परिवर्तन अपॉन निवेश में परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं गुणक तथा एमपीसी व एमपीएस में संबंध। सिद्ध कीजिए गुणक का मान 1/1 माइनस एमपीसी होता है या 1/एमपीएस होता है। तो हम ये दोनों ही सिद्ध करने वाले हैं गुणक का मान को। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि गुणक का जो सूत्र होता है वो होता है k बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, k बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। और एक चीज और जानते हैं हम, क्या, आपने पहले मेरे वीडियो देखे होंगे तो हमने उसमें एक चीज सिद्ध की थी कि बचत बराबर निवेश होता है संतुलन में। संतुलन की स्थिति में बचत और निवेश दोनों क्या होते हैं, बराबर। वैसे तो y बराबर क्या होता है, c प्लस एस, ठीक है। एडी का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब होता है c प्लस आई। और अर्थव्यवस्था में संतुलन कब होगा, y बराबर क्या होता है, as होता है, ठीक है। तो as बराबर एडी, as बराबर एडी, तो ये हमने लिखा as बराबर एडी, ये संतुलन की विधि होती है। तो as का मान तो कितना हुआ, y संतुलन में, और एडी का मान कितना हुआ, c प्लस आई। तो संतुलन की स्थिति में अर्थव्यवस्था में y बराबर c प्लस आई होता है, ठीक है। तो ये आ गया, चूंकि सिंस y बराबर c प्लस आई हम जानते हैं, इसलिए डेल्टा y बराबर डेल्टा c प्लस डेल्टा आई होगा। जैसे y बराबर c प्लस आई होता है, वैसे चेंज इन y चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, ठीक। और इसलिए मैथमेटिक्स के अनुसार डेल्टा आई क्या हो जाएगा, डेल्टा आई बराबर डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी हो जाएगा, ठीक। अब हम ये जो ये हमारा फॉर्मूला है गुणक का, ये वाला, इसमें ये वैल्यू पुटअप करते हैं, कौन सी, ये डेल्टा आई का मान। तो k बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई की जगह हम क्या लिख देंगे, डेल्टा आई की जगह हम ये लिख देंगे पूरा का पूरा मान, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। यहां तक पहुंच गए हम। इसके आगे आते हैं हम, समीकरण के दाएं भाग को, ध्यान देना,
दाएं भाग को हम किससे भाग दे रहे हैं? समीकरण के दाएं भाग को हम उसकी जो प्रत्येक मद है उसे हम डेल्टा वाई से भाग देंगे। तो देखो डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से भाग दिया तो ये आ गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, फिर बटा, फिर यहाँ पे डेल्टा वाई था तो हमने इसको डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई कर दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, ये माइनस का चिन्ह आ गया, फिर डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई कर दिया। तो ऐसे इस प्रकार से हमने समीकरण की प्रत्येक पद को डेल्टा वाई से भाग लगा दिया है। फिर इसको सॉल्व किया तो डेल्टा वाई से डेल्टा वाई गया तो मान कितना आया? 1। फिर ऐसे ही डेल्टा वाई से डेल्टा वाई गया, मान कितना आया? 1। फिर माइनस का चिन्ह तो ये माइनस का चिन्ह, और डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई लिख दिया तो ये डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई आ गया। यहां तक पहुंच गए हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद हम जानते हैं क्या कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ये आप मेरे पिछले वाले वीडियो में देख लें, उपभोग प्रवृत्ति वाले उसमें टॉपिक में, उसमें मिल जाएगा आपको। तो ये होता है एमपीसी का सूत्र। और यहां दिख रहा है आपको ये डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई दिख रहा है, यहां पे डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई बराबर क्या होता है? एमपीसी। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं तो क्या बन गया? के बराबर, ये 1 है, हमने 1 लिख दिया, 1 है यहाँ पे भी 1 है, ये माइनस का चिन्ह, और इस डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई की जगह हम लिख देंगे एमपीसी। तो ये सिद्ध हो चुका है कि गुणक का मान के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी होता है। ये हमने सिद्ध कर दिया। फिर उसके बाद और क्या हो गया सिद्ध करने के लिए? और क्या बाकी है? और हम जानते हैं क्या, आप मेरे पुरानी वीडियो देखोगे तो उसमें ये चीज और सिद्ध कर चुके हैं हम कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है। ये हम सिद्ध कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। अब एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है तो एमपीएस बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा, सिंपली मैथमेटिक्स के अनुसार। और जब ये हो जाएगा तो आप जानते हैं कि हम इस वैल्यू में, किस वैल्यू में? हम इसमें ये मान रखने वाले हैं, इस वाले में, ये इस जगह हम ये मान पुट अप करने वाले हैं। आप जानते हैं 1 माइनस एमपीसी की जगह हम क्या लिख देते हैं? ये लिख देंगे, 1 माइनस एमपीसी की जगह लिख देंगे हम एमपीएस, ठीक है। 1 माइनस एमपीसी की जगह हम लिखने वाले हैं एमपीएस। तो के बराबर क्या बन जाएगा? के बराबर 1, तो ये 1 आ गया, फिर ये 1 माइनस एमपीसी की जगह हमने एमपीएस लिख दिया। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि गुणक का मान 1/एमपीएस होता है। और यहां पे हमने प्रूव किया था गुणक का मान के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी होता है। तो ये दोनों चीज सिद्ध कर दिया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गुणक तथा एमपीसी में संबंध। सबसे पहले एमपीसी का मान 0 से लेकर 1 तक होता है। ये हम पहले ही वीडियो में बात कर चुके हैं हमारे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वाले टॉपिक में, तो आप उसको जरूर देख लें। गुणक का न्यूनतम, एमपीसी का न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान 1 होता है। अब देखते हैं केस, 2 केस लेंगे हम। इफ एमपीसी बराबर 0 देन गुणक के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस एमपीसी का मान 0 रख दिया हमने, बराबर 1/1। तो आंसर कितना आया? 1। कहने का मतलब एमपीसी का न्यूनतम मान जब 0 रखा गया तो गुणक का मान कितना है? 1। अब केस नंबर 2 देखते हैं हम। इफ एमपीसी बराबर 1 देन के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी बराबर 1/1 माइनस 1 बराबर 1/0। और 1 में 0 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? इन्फिनाइट आएगा। तो इस तरीके से हमने ये भी देख लिया कि जब एमपीसी का मान अधिकतम 1 रख दिया जाए तो गुणक का मान अधिकतम कितना होता है? अनंत होता है। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि एमपीसी 0 से बढ़कर 1 हुई तो गुणक का मान 1 से बढ़कर अनंत हो गया। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो गुणक तथा एमपीसी में धनात्मक संबंध होता है, क्योंकि एमपीसी बढ़ेगी। धनात्मक संबंध क्या बताता है? धनात्मक संबंध बताता है एमपीसी इंक्रीज होगी तो गुणक भी इंक्रीज होगा, और अगर एमपीसी डिक्रीज होगी, एमपीसी घटेगी तो गुणक भी घटेगा। यही धनात्मक संबंध होता है, ठीक है। गुणक का मान 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है, यह भी सिद्ध हो गया। गुणक का मान कितने से लेकर? 1 से लेकर
अनंत तक होता है गुणक का मान। हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि गुणक का न्यूनतम मान 1 होता है और अधिकतम मान अनंत होता है। तो ये हो गया हमारा गुणक तथा एमपीसी में संबंध। आगे बढ़ते हैं। अब है गुणक तथा एमपीएस में संबंध। एमपीएस का मान 0 से लेकर 1 तक होता है, अर्थात मिनिमम एमपीएस का मान कितना होता है 0 और मैक्सिमम कितना होता है 1। तो हम इन दोनों ही केस में गुणक की वैल्यू देखने वाले हैं। केस 1, इफ एमपीएस बराबर 0 देन गुणक के बराबर 1 अपॉन एमपीएस बराबर 1 अपॉन 0 और 1 में 0 का भाग दिया तो कितना आया इनफिनाइट अनंत आंसर। तो जब एमपीएस का मूल्य 0 होगा गुणक का मान अनंत होता है। और दूसरा केस देखते हैं, केस 2, इफ एमपीएस बराबर 1 देन के बराबर 1 अपॉन एमपीएस बराबर 1 अपॉन 1 बराबर 1, अर्थात जब एमपीएस का मान 1 होगा तो गुणक का मान 1 होगा। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकलता है कि एमपीएस 0 से बढ़कर 1 हुई, 0 से बढ़कर 1 हुई तो गुणक का मान अनंत से घटकर 1 हो गया। कहने का मतलब दोनों में कैसा संबंध हुआ? गुणक तथा एमपीएस में ऋणात्मक संबंध होता है। ऋणात्मक संबंध का अर्थ क्या हुआ कि एमपीएस इंक्रीज होगी तो गुणक डिक्रीज होगा, ठीक है, और यदि एमपीएस डिक्रीज होगी तो गुणक इंक्रीज होगा। यही ऋणात्मक संबंध है। तो एमपीएस और गुणक में ऋणात्मक संबंध होता है, जबकि एमपीसी और गुणक में धनात्मक संबंध था जो हमने अभी देखा, और गुणक का मान 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है। अब देखते हैं गुणक प्रक्रिया का अर्थ। निवेश में वृद्धि के परिणाम स्वरूप सारी गुणक प्रक्रिया क्यों स्टार्ट हो रही है? निवेश में वृद्धि के कारण। ध्यान रखना, निवेश में परिवर्तन के कारण गुणक प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो निवेश में वृद्धि के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में होने वाली कई गुणा वृद्धि को ही गुणक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। अर्थात निवेश में जब वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय में सिंपल वृद्धि नहीं होती है, बल्कि कई गुना वृद्धि होती है, कई गुणा वृद्धि होती है। और ये कई गुणा वृद्धि क्या है? ये जो गुणा शब्द है ये और कोई नहीं है, ये गुणक ही है, यानी कि गुणक के गुणा में वृद्धि होती है राष्ट्रीय आय में। इसी को गुणक प्रक्रिया कहते हैं। गुणक प्रक्रिया निवेश, आय तथा उपभोग की अंतःक्रिया होती है। अर्थात गुणक प्रक्रिया केवल निवेश और आय की प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि वो निवेश, आय और उपभोग इन तीनों की अंतःक्रिया होती है, और इन तीनों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप निवेश में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि होती है। निवेश में वृद्धि होने से समग्र मांग में भी वृद्धि होती है। जाहिर बात है, निवेश में जब वृद्धि होगी तो क्या होगा? समग्र मांग में वृद्धि होगी, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं हम, कि एडी बराबर होता है सी प्लस आई। तो यदि सी या आई में से कोई भी बढ़ेगा तो एडी भी बढ़ेगा, और एडी जब जब बढ़ेगा ध्यान रखना राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं संतुलन विश्लेषण में कि समग्र मांग बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ती है। और समग्र मांग बढ़ने के ये 2 कारण हैं दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, सी और आई। तो निवेश में वृद्धि होने से समग्र मांग में वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। ये चक्र यहां खत्म नहीं होता है, अब दूसरा चक्र स्टार्ट हो गया है। लेकिन ऐसा होने से आय और उपभोग, ये नई चीज स्टार्ट हो जाती है। आय और उपभोग में वृद्धि की एक नई प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उपभोग और आय में कैसा संबंध होता है? धनात्मक संबंध होता है, यानी कि उपभोग बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगी, और आय उपभोग और आय में धनात्मक संबंध होता है। आय बढ़ती है, इधर देखिए, मैं इधर ले चलता हूं, उपभोग और आय में धनात्मक संबंध होता है। ये देखिए, आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है, आय घटती है तो उपभोग घटता है। इसी को आय और उपभोग में धनात्मक संबंध कहते हैं। आप मेरे पिछले वीडियो इसके लिए देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस कारण आय में वृद्धि होने से उपभोग में वृद्धि होती है, और चूंकि उपभोग किसका हिस्सा होता है? समग्र मांग का। हमने अभी बताया था कि एडी बराबर सी प्लस आई होता है, तो उपभोग भी किसका हिस्सा है? समग्र मांग का। इसलिए उपभोग बढ़ता है, तो इस कारण उपभोग में वृद्धि से समग्र मांग में भी वृद्धि होती है।
और समग्र मांग में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है और वह आय में वृद्धि का कारण बन जाती है। इस प्रकार उपभोग में वृद्धि तथा आय में वृद्धि का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि उपभोग में वृद्धि शून्य नहीं हो जाती। अर्थात निष्कर्ष रूप में अगर हम कहें तो मैं आपको पूरी गुणक प्रक्रिया समझा दूं एक ही बार में। अब देखिए, पूरी गुणक प्रक्रिया मैं यहां आपको समझाने वाला हूं कि कैसे एक्शन होता है और गुणक प्रक्रिया होती कैसे है स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, आप देखेंगे तो सबसे पहले निवेश में वृद्धि होती है। जैसे ही निवेश में वृद्धि होती है, आप ध्यान दें कि एडी बराबर सी प्लस आई होता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो सी में वृद्धि हो या आई में वृद्धि हो, उससे एडी में भी वृद्धि होती है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बताता हूं, निवेश में वृद्धि होने से क्या होगा, एडी में भी वृद्धि होगी समग्र मांग में। समग्र मांग में वृद्धि होगी तो क्या होगा, राष्ट्रीय आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। अब ये एक निवेश का ये तत्काल प्रभाव तो खत्म हो जाएगा, निवेश का ये एक तत्काल प्रभाव था वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां से एक नया प्रभाव जन्म लेगा क्योंकि राष्ट्रीय आय बढ़ चुकी है। तो राष्ट्रीय आय और उपभोग में कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है, अर्थात आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे ही राष्ट्रीय आय बढ़ती है, उपभोग में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, और जैसे ही उपभोग में वृद्धि होती है, समग्र मांग में फिर वृद्धि होती है, और फिर से समग्र मांग में वृद्धि होने से क्या होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ये दूसरा चरण आ गया, ये हमारा पहला चरण था, ये दूसरा चरण था। अब फिर तीसरे चरण में यही क्रिया अपनाई जाएगी, क्यों, क्योंकि डेल्टा वाई हो गया इंक्रीज, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, फिर तीसरे चरण में उपभोग में वृद्धि होगी, फिर से समग्र मांग में वृद्धि होगी, और फिर से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। ये हमारा ऐसे तीसरा चरण खत्म हो जाएगा, और फिर से चौथा चरण ऐसे के ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से इसके तुरंत बाद यहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि उपभोग में वृद्धि होगी, फिर से समग्र मांग में वृद्धि होगी, और फिर से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। ये हमारा चौथा चरण हो जाएगा। और अगर हम इसके आगे और जाते हैं तो पांचवा चरण फिर से स्टार्ट हो जाएगा कि उपभोग में वृद्धि होगी, फिर से समग्र मांग में वृद्धि होगी, और फिर से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो इस तरीके से ये चलता ही रहेगा ये चरण। कब तक चलते रहेंगे, जब तक कि उपभोग में जो वृद्धि है, उपभोग में वृद्धि शून्य नहीं हो जाती। जब उपभोग में वृद्धि शून्य हो जाएगी, अर्थात डेल्टा सी बराबर 0 हो जाएगा, तब जाके ये गुणक प्रक्रिया समाप्त होती है। तो आइए देखते हैं इसको आगे। निवेश में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में जो कई गुना वृद्धि होती है, उसे गुणक की अनुकूल प्रक्रिया कहते हैं। गुणक की दो प्रक्रिया होती है, अनुकूल प्रक्रिया और प्रतिकूल प्रक्रिया। जब निवेश में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में कई गुना की जो वृद्धि होगी, उसे तो हम कहेंगे गुणक की अनुकूल प्रक्रिया। और जब निवेश में कमी हो जाए किसी कारणवश और राष्ट्रीय आय में भी कई गुना कमी हो जाए, तो उसे हम कहेंगे गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया। जब मंदी आती है अर्थव्यवस्था में, तो अर्थव्यवस्था गुणक की इस प्रतिकूल प्रक्रिया में फंस जाती है। जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, अर्थव्यवस्था इस गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया में फंस जाती है और निवेश में कमी होती जाती है, राष्ट्रीय आय में कई गुना कमी होती जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक प्रश्न के द्वारा इस संपूर्ण गुणक प्रक्रिया को समझाएंगे। यदि निवेश में वृद्धि 100 करोड़ रुपए की हो और एमपीसी बराबर 0.5 हो, तो गुणक प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि की व्याख्या कीजिए। तो इस उदाहरण की सहायता से हम पूरी गुणक प्रक्रिया समझाने वाले। ये हमारे चक्र है, राउंड 1 2 3 4 ... ये प्रोसेस आगे चलेगी। अब देखते हैं हम, ये सेकंड वाले कॉलम में क्या बता रखा है, निवेश में वृद्धि डेल्टा आई। तो पहले चक्र में निवेश में कितने की वृद्धि हुई है, 100 करोड़ की, तो मैंने यहां 100 करोड़ लिख दिया है। प्रेरित उपभोग में कितने की वृद्धि हुई, डैश डैश डैश। क्यों, क्योंकि अभी उपभोग में वृद्धि स्टार्ट नहीं हुई है। जब तक कि आय नहीं बढ़ेगी तब तक उपभोग में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन इस निवेश में वृद्धि से क्या हुआ था, समग्र मांग बढ़ेगी, तो समग्र मांग से राष्ट्रीय आय में कितने की वृद्धि हो गई है, 100 करोड़ की। तो ये जो 100 करोड़ की वृद्धि है, ये तत्काल आय में 100 करोड़ की वृद्धि कर देती है। अब ये डेल्टा वाई
जो है ये डेल्टा y1 कैसे आया है? डेल्टा y1 का मान है डेल्टा i। ठीक है, ये हमारा 100 करोड़ जो लिखा हुआ है ये क्या है? डेल्टा y1। और कैसे आया ये? डेल्टा i से। अब यहां से एक नई प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। कौन सी? कि जो आय में वृद्धि है वो आय में वृद्धि के कारण क्या होता है? प्रेरित उपभोग में वृद्धि होती है। प्रेरित उपभोग का सूत्र देखिए, डेल्टा सी बराबर एमपीसी इंटू डेल्टा वाई होता है। तो डेल्टा सी का मान कैसे लिखेंगे हम? एमपीसी बराबर 0.5 गुणा डेल्टा वाई कितना हुआ? 100 करोड़, और दोनों को गुणा किया तो कितना आया? 50 करोड़। तो इसका मतलब उपभोग में वृद्धि कितनी होगी 50 करोड़ की। और उपभोग में वृद्धि 50 करोड़ की होने से राष्ट्रीय आय में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 50 करोड़ की। क्यों? क्योंकि जितनी उपभोग में वृद्धि होगी उतनी ही समग्र मांग में वृद्धि होगी और उतनी ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। अब ये जो 50 करोड़ है वो कैसे आए? डेल्टा y2 बराबर b डेल्टा i करके आए। अब जैसे ही राष्ट्रीय आय में 50 करोड़ की वृद्धि होती है, फिर से अगले चरण में क्या होता है? 0.5 इंटू 50 बराबर 25 करोड़ की प्रेरित उपभोग में वृद्धि हो जाती है। और 25 करोड़ की प्रेरित उपभोग में वृद्धि होने से समग्र मांग में भी 25 करोड़ की वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय में भी 25 करोड़ की वृद्धि हो जाती है। ये डेल्टा y3 कैसे आया है? b स्क्वायर डेल्टा i से। और फिर क्या होता है? फिर अगले चौथे चरण में राष्ट्रीय आय में 25 करोड़ की वृद्धि होने से उपभोग में 0.5 इंटू 25 बराबर 12.5 करोड़ की वृद्धि होती है। और फिर समग्र मांग में 12.5 करोड़ की और राष्ट्रीय आय में फिर से 12.5 करोड़ की वृद्धि हो जाती है। और डेल्टा 4 कैसे निकल के आया? b क्यूब डेल्टा i करके। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी। ये देखिए डॉट 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 है, इसका मतलब है ये प्रक्रिया चल रही है हमारी। कब तक चलती रहेगी? जब तक कि डेल्टा c बराबर 0 नहीं हो जाता। जब तक डेल्टा c बराबर 0 नहीं होगा तब तक हमारा ये प्रक्रिया ऐसे कैसे चलती रहेगी। और अंत में डेल्टा c का मान 100 करोड़ आएगा और डेल्टा y का मान 200 करोड़ आएगा। मैं एक बार फिर से आपको प्रक्रिया पूरी बता देता हूं कि कैसे ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि से राष्ट्रीय आय में 100 करोड़ की वृद्धि हुई, और ये 100 करोड़ की राष्ट्रीय आय में वृद्धि से उपभोग में कितने की वृद्धि हुई? 50 करोड़ की। और 50 करोड़ की वृद्धि से राष्ट्रीय आय में फिर से 50 करोड़ की वृद्धि हुई, और 50 करोड़ की राष्ट्रीय आय में वृद्धि से उपभोग में फिर से कितने की वृद्धि हुई? ये हुई 25 करोड़ की। और 25 करोड़ की वृद्धि से राष्ट्रीय आय में फिर से 25 करोड़ की वृद्धि होगी, फिर उपभोग में 12.5 करोड़ की वृद्धि होती है, और फिर राष्ट्रीय आय में 12.5 करोड़ की वृद्धि होती है। इस प्रकार ये प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चलती रहती है और अंत में डेल्टा सी का मान 100 निकल के आता है, डेल्टा वाई का मान 200। अब देखते हैं ये कैसे निकल के आता है। उससे पहले आप देख लें मैंने ये प्रथम चरण कैसे निकाला है, द्वितीय चरण ये देख लें आप इसको अच्छी तरह, क्योंकि अब आगे हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब देखते हैं, देखिए इसको। तो डेल्टा वाई बराबर अभी हमने तालिका से स्पष्ट कर लिया है, मैंने यहां लिख दिया है वो, ताकि आपको भी ध्यान रहे। तो डेल्टा वाई बराबर कैसे हुआ है? आय में कुल वृद्धि कितनी हुई है? डेल्टा वाई बराबर डेल्टा वाई वन प्लस डेल्टा वाई टू प्लस डेल्टा वाई थ्री प्लस डेल्टा वाई फोर प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा वाई एन के बराबर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अब डेल्टा वाई वन की जगह मैंने क्या लिख दिया? डेल्टा आई, क्योंकि हमने देखा था ना तालिका में कि डेल्टा वाई वन का मान डेल्टा आई होता है। प्लस, तो ये प्लस डेल्टा वाई टू बराबर हमने फिर लिख दिया बी डेल्टा आई, तो बी डेल्टा आई प्लस डेल्टा वाई थ्री का मान हमने लिख दिया बी स्क्वायर डेल्टा आई, और डेल्टा वाई फोर का मान लिख दिया हमने बी क्यूब डेल्टा आई प्लस डॉट 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 प्लस बी की पावर एन डेल्टा आई। इस तरह से हमारी ये टेबल बनी थी। तो फिर डेल्टा वाई का मान लिख देते हैं हम। डेल्टा आई का मान कितना था? निवेश में वृद्धि कितनी की हुई थी? 100 करोड़ की। और बी यानी कि एमपीसी, बी को हमने क्या कहा है? एमपीसी। तो एमपीसी का मान कितना है? 0.5 और डेल्टा आई बराबर 100, तो ये कोष्टक में 100 लिख दिया। फिर प्लस, फिर वही 0.5 का स्क्वायर 100 प्लस 0.5 की पावर क्यूब इंटू 100 प्लस डॉट 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 प्लस 0.5 की पावर एन 100। यहां तक हम पहुंच गए। हमने अभी मान पुटअप किए हैं, हमने ये 3 स्टेप्स क्लियर कर लिए हैं। और कैसे? इनकी सहायता से। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो डेल्टा वाई बराबर 100, 0.5 को 100 से गुणा किया तो 50, 0.5 को स्क्वायर करके 100 से गुणा किया तो 25, और 0.5 को क्यूब को करके 100 से गुणा किया तो 12.5।
प्लस डॉट 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 प्लस 0.5 की पावर n इंटू 100। इस तरीके से हमारे ही पास ये टेबल का मान आया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिस इज इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये क्या है? गुणोत्तर श्रेणी है। ज्योमेट्रिक सीरीज ये एक अनंत श्रेणी की गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है s इन्फिनाइट बराबर a अपॉन 1 माइनस आर। ये गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला होता है अनंत का, कि अनंत पद का आपको ज्ञात करना हो योग, तो गुणोत्तर श्रेणी में होता है a अपॉन 1 माइनस आर। यहां a बराबर क्या है? प्रथम पद। a बराबर है प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है हमारा? सबसे पहले कौन सा पद है? 100, तो a बराबर आ गया 100। ठीक है, और r बराबर कितना है? 0.5, क्योंकि इसकी जो रफ्तार है, हम यहां से देखो इसको, यहां से इसको हम समझने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, आप इसको देखना, क्योंकि ये तो फाइनल आउटपुट हो गया था, तो हम इसको देख रहे हैं। प्रथम पद a बराबर है 100, और इसकी स्पीड क्या है इसकी बढ़ने की? तो देखो हर जगह 0.5 के गुणा में बढ़ रही है। यहाँ 0.5 था, फिर 0.5 का स्क्वायर हो गया, फिर 0.5 की पावर क्यूब हो गई। तो ये जो श्रेणी है ये किस गुणा क्रम में बढ़ रही है? 0.5 के गुणा में। तो इसलिए r बराबर कितना हो गया? 0.5। अब हमने इस वैल्यूज को पुटअप किया, तो यह s इन्फिनाइट इज इक्वल टू 100 अपॉन 1 माइनस 0.5। तो आंसर कितना निकल के आया? 200। तो निष्कर्ष क्या निकला? अतः निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में डेल्टा वाई बराबर 200 करोड़ की वृद्धि होती है। इस तरीके से निकल के आता है। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका और मैं बताता हूं इसको निकालने का। आइए आगे। अब गुणक तथा एमपीसी में संबंध के आधार पर हम राष्ट्रीय आय में वृद्धि का आकलन करके दिखाते हैं। हम जानते हैं अभी अभी हमने एमपीसी कितना माना था? एमपीसी बराबर हमने माना था 0.5, और डेल्टा आई में कितनी वृद्धि हुई थी? 100 करोड़ की। तो हम जानते हैं गुणक का सूत्र क्या होता है? एमपीसी और गुणक का सूत्र k बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी होता है। तो हम वैल्यूज पुटअप करते हैं, 1 1 और माइनस एमपीसी की जगह हमने क्या लिख दिया? 0.5। तो आंसर कितना निकल के आया? 1 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 2। तो गुणक का मान आ गया 2, अर्थात निवेश में जितनी वृद्धि होगी उसकी 2 गुणा, गुणक जितना होता ना उतनी ही गुणा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जितना गुणक होता है उतनी ही राष्ट्रीय आय में उतनी ही गुणा वृद्धि होती है। आप तो बस ये ध्यान रखें, तो 2 गुना वृद्धि होगी। हम जानते हैं k बराबर क्या होता है? डेल्टा y बाई डेल्टा आई होता है, ये सूत्र होता है गुणक का। तो k का मान हमने 2 रखा, डेल्टा y की जगह डेल्टा y रखा, और डेल्टा i की जगह हमने 100 लिख दिया। तो डेल्टा y निकल कर कितना आया? 2 इंटू 100 बराबर 200। तो ये आ गया, देख सकते हैं आप। निष्कर्ष क्या निकला कि जब गुणक का मान 2 होता है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि 2 गुना होती है। और चूंकि निवेश में वृद्धि 100 करोड़ की हुई है, हमने निवेश में वृद्धि 100 करोड़ की मानी है, इसलिए उसकी 2 गुना बराबर 200 करोड़ की वृद्धि राष्ट्रीय आय में होगी। अतः निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि से राष्ट्रीय आय में डेल्टा वाई बराबर 200 करोड़ की वृद्धि होती है। इसे देखो हमने तालिका में इसलिए डायरेक्ट लिख दिया था, ये देख सकते हैं आप। इस तालिका में आप देखेंगे तो डेल्टा सी बराबर 100 और डेल्टा वाई बराबर 200 हमने ये लिखा था। कैसे? हमने बता दिए, 2 तरीके थे। पहला तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है। इन तरीकों से हमने इसका आकलन किया था। अब देखते हैं हम गुणक प्रक्रिया को चित्र के द्वारा देख लेते हैं हम। तो आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था का संतुलन E से E1 बिंदु तक गुणक प्रक्रिया के कारण पहुंचता है। अब आपको पहले मेरे पुराने वीडियो देखने होंगे कि गुणक, ये अर्थव्यवस्था का संतुलन क्या होता है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। नीचे हमने राष्ट्रीय आय लिए, ऊपर हमने समग्र मांग और समग्र पूर्ति ली है। ये हमारी एडी है, एडी जो कि सी प्लस आई है, और ये हमारा एएस वक्र है, समग्र पूर्ति वक्र। वाई बराबर एएस कर्व जो 45 डिग्री लाइन है। जहां एएस बराबर एडी होता है, जहां एएस बराबर एडी होता है, वहीं अर्थव्यवस्था में संतुलन होता है। तो यहां संतुलन कहां है? ई बिंदु पर है। क्यों? दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, और संतुलन में राष्ट्रीय आय कितनी है? वाई, ओ से लेके वाई तक राष्ट्रीय आय। ठीक है। अब जब निवेश में वृद्धि हो जाती है, आप देख रहे होंगे एडी, जैसे ही निवेश में वृद्धि हुई डेल्टा आई की, तो नया एडी क्या हो गया? एडी 1।
ठीक है। और AD1 बराबर क्या हो गया, C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। और नए समग्र मांग वक्र ने पूर्ति वक्र को इसको कहां काटा, E1 बिंदु पर। तो अर्थव्यवस्था नए संतुलन में कहां होगी, E1 बिंदु पर, और राष्ट्रीय आय कितनी होगी, Y1। लेकिन ये तो हो गई संतुलन की चर्चा, लेकिन E बिंदु से E1 बिंदु तक कैसे पहुंचे, इस Y से हम Y1 तक कैसे पहुंचे, इसी को गुणक प्रक्रिया कहते हैं। तो देखिए कैसे पहुंचे, जो अभी हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था उसी को मैं समझा रहा हूं शॉर्ट में। आप देख सकते हैं सबसे पहले AD यहां है C प्लस आई, फिर हमने कहा निवेश में वृद्धि होती है डेल्टा आई बराबर 100 करोड़। तो ये A बिंदु से लेकर जो E बिंदु तक समग्र मांग में वृद्धि हुई है वो किसके कारण हुई है, निवेश में वृद्धि के कारण। ठीक है, तो हम कहां पहुंच जाते हैं, A बिंदु पर। और जैसे ही निवेश में वृद्धि होती है राष्ट्रीय आय में कितने की वृद्धि हो जाती है, 100 करोड़ की। तो हम जैसे ही ये राष्ट्रीय आय में 100 करोड़ की वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा, उपभोग में भी वृद्धि स्टार्ट हो जाएगी। 0.5 करेंगे तो आप देखेंगे हम B बिंदु पर कैसे पहुंचे हैं, डेल्टा C बराबर 50 आ गया। क्यों आ गया था, क्योंकि 100 इंटू 0.5, MPC 0.5 है, 100 इंटू 0.5 किया तो 50 आया, तो हम B बिंदु पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे A बिंदु तक तो हम पहुंचे थे डेल्टा I के कारण, फिर B बिंदु के पास पहुंचे हम डेल्टा C के कारण, और फिर डेल्टा C में वृद्धि होने से फिर राष्ट्रीय आय में 50 करोड़ की वृद्धि होती है। ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया, ठीक है। और फिर उपभोग में वृद्धि होगी, ये ऊपर वाला एरिया, फिर आय में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से आप देखें ये निवेश में वृद्धि के कारण है, फिर उसके बाद ये आय में वृद्धि हो जाती है, और फिर ये उपभोग में वृद्धि हो जाती है, फिर ये आय में वृद्धि होती है, और फिर ये उपभोग में। कहने का मतलब निवेश में यहां एक बार वृद्धि हुई, उसके बाद आय और उपभोग में वृद्धि स्टार्ट हो गई। और इस तरीके से हम E बिंदु से लेकर E1 बिंदु तक पहुंचते हैं, और इसी को गुणक प्रक्रिया कहते हैं। तो सारा का सारा निष्कर्ष निकल गया। अतः निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि से डेल्टा Y बराबर राष्ट्रीय आय में 200 करोड़ की वृद्धि होती है। आप देख सकते हैं कि ये डेल्टा Y बराबर 200 करोड़ है, और राष्ट्रीय आय में हम कहां पहुंच गए, Y बिंदु से हम कहां पहुंच गए, Y1 बिंदु पर, और राष्ट्रीय आय में 200 करोड़ की वृद्धि हो जाती है। और ये AD हमारा C प्लस आई था, अब क्या हो गया है, AD1 बराबर C प्लस आई प्लस डेल्टा आई, जो कि निवेश में वृद्धि के कारण हुआ है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार और गुणक प्रक्रिया का छोटा सा वो बता देता हूं सूत्र, आपको ध्यान रहे कि हमने सबसे पहले डेल्टा आई में वृद्धि की थी, उससे समग्र मांग में वृद्धि हुई थी, फिर उसके कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई थी। तो ये हमारा पहला चरण था। फिर उसके बाद दूसरा चरण था हमारा, जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई तो डेल्टा C में वृद्धि होगी, फिर समग्र मांग में वृद्धि होगी, और फिर से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। ये हमारा दूसरा चरण था, और इसी तरह से हम चरण आगे बढ़ाते जा रहे थे, और यही हमारी क्या थी, गुणक प्रक्रिया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।